हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑल टाइम टॉपर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो भाई सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इसी के साथ में सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक बार थोड़ा सा पिछला जो पढ़ा था उसको ध्यान में रखते हुए आगे जो पढ़ेंगे उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों कल अपन ने जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी, जो दूसरा अपना यूनिट है उसकी शुरुआत की थी कक्ष में जो अधिगम है उसके बारे में। यानी कि दोस्तों एक टीचर को कक्षा में पढ़ाने से पहले और जब पढ़ा रहा है तब और पढ़ाने के बाद की जो अवस्थाएं होती हैं उन पढ़ाने की अवस्थाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। क्लास के अंदर का जो माहौल है उस माहौल के बारे में, उसके वातावरण के बारे में कल अपन ने देखा था। ठीक है, यानी कि कक्ष का अधिगम, उसमें प्रत्येक विद्यार्थी की स्थिति को देखते हुए वहाँ पर आगे चलना है, उनको पढ़ाना है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा शिक्षण की अवस्थाएं देखी थी अपन ने कि शिक्षण से यानी कि पढ़ाने से पहले की अवस्था क्या होनी चाहिए, किस तरह से नियोजन बनाना चाहिए अपना पूर्ण तरीके से, यानी कि एक प्लानिंग बनानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों पढ़ाने के दौरान की अवस्था कि आपको पढ़ाने के दौरान किस तरह से प्रश्न पूछने चाहिए, पुटअप करने चाहिए, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, इस तरह से ध्यान में रखनी है ये बातें। फिर उसके बाद अपन ने आगे शिक्षण के बाद की अवस्था यानी कि उनका जो मूल्यांकन होता है, परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो वाली अवस्था ये अपन ने देखा था। आज दोस्तों अपन अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? डिसिप्लिन के बारे में। अब भाई डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, यानी कि दोस्तों एक अनुशासन की बात करें दो तरीके का होता है दोस्तों। एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है यानी कि खुद से अनुशासन में रहना। एक होता है दोस्तों बाह्य अनुशासन, यानी कि एक जैसे टीचर के जैसे स्टूडेंट दोस्तों क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो वहां पर दोस्तों टीचर उनको डांट रहा है, तो वो बाह्य अनुशासन है। कैसा? बाह्य अनुशासन है। ठीक है, यानी कि जैसे अपने दोस्तों अपने अलग अलग फील्ड में ले सकते हो। जैसे कोई कोच है, अपने ऊपर कोच का अनुशासन अपने जो है प्लेयर्स के ऊपर होता है। ठीक है, अपने एथलीट्स के ऊपर होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो उनको आगे बढ़ाना है तो उनको डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अपन आज अनुशासन के बारे में यानी कि डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो आगे चले भाई, देखो आगे। तो दोस्तों यहाँ पर है कि वर्तमान अनुशासनिक नियमों पर प्रश्न या सवाल। वर्तमान अनुशासन यानी कि जो वर्तमान में दोस्तों जो डिसिप्लिन की बात करें, इस डिसिप्लिन के जो नियम हैं उन नियमों की बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करते हैं, देखो अपन कि अनुशासन जो है वो जीवन का दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्या है, तत्व है। क्या है? अनुशासन जो है एक जीवन का महत्वपूर्ण तत्व है। बिल्कुल भाई, कि अगर हम अनुशासन में ना रहे, डिसिप्लिन में ना रहे भाई, तो अपन क्या क्या कर देंगे। ठीक है, गलत करेंगे भाई अपन। ठीक है, अनुशासन में रहना जरूरी है हमारे अपने संस्कारों के हिसाब से, अपनी शिक्षा के हिसाब से, अपने व्यवहार को। तो भाई हर चीज़ को क्या रखना पड़ता है? कंट्रोल रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखा होगा आपने, जैसे कोई ऐसा होता है, कुछ उग्र प्रवृत्ति का होता है कि किसी में चलते रास्ते दे दिया किसी में, तो भाई वो क्या है? वो अनुशासन नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है, वो आवारापन है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों कि अनुशासन जो कि जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है, यह शब्द हमारे दैनिक जीवन में प्राय प्रयोग होता है। बिल्कुल सीधी सी बात है। किसी भी कार्य को दोस्तों निर्धारित नियमों के अनुसार पूरा करने के लिए, किसी भी कार्य को निर्धारित नियमों के अनुसार, जैसे अपना पाठ्यक्रम है, अपना सिलेबस है, उस सिलेबस को दोस्तों एक टाइम पीरियड में पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसको टाइम पीरियड में पूरा करने के लिए आपको एक डिसिप्लिन के हिसाब से, एक टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ेगा और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उस काम को करने के लिए आपको सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, वो अनुसार उसको जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है उस काम को करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? उसी को अनुशासन कहते हैं, उसी को डिसिप्लिन कहते हैं। अनुशासन का उद्देश्य है समाज और दोस्तों संस्थाएं यानी कि जो इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, उसमें व्यवस्था बनाए रखना, एक सिस्टमेटिक सिस्टम बनाए रखना दोस्तों। प्रत्येक सामाजिक समूह जो है उसका संचालन निश्चित नियमों के आधार पर ही किया जाता है। बिल्कुल, चाहे दोस्तों स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट ग्राउंड हो, चाहे कुछ भी हो, जब दोस्तों अगर वहाँ पर डिसिप्लिन से या नियम से कोई कानून काम नहीं होगा तो भाई वो बेकार है। फिर यानी कि बेकार क्या? फिर दोस्तों उसका रिजल्ट बिल्कुल बेकार निकलेगा। जैसे कि अगर दोस्तों हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट के जो नियम होते हैं उन नियमों के हिसाब से वहाँ पर खेला जाता है। अगर दोस्तों वहाँ पर क्रिकेट के नियमों के हिसाब से ना खेला जाए, वहाँ पर फिक्सिंग हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो फिर भाई वहाँ क्या होगा? आगे चल करके दिक्कतें आएंगी, फिर दिक्कतें आएंगी। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों अनुशासन से चलना पड़ता है। किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी संस्था को, चाहे विद्यालय हो, कोई भी हो दोस्तों, चाहे ऑफिस हो, कोई कंपनी हो, वहाँ पर किससे चलना पड़ता है? नियमों से। श्री पर्सिनन दोस्तों एक विद्वान है, श्री पर्सिनन, इसके अनुसार अनुशासन की एक कह सकते हैं परिभाषा दी जाती है। क्या है? तो पर्सिनन कहते हैं दोस्तों अनुशासन व्यक्ति की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि अराजकता दब जाए। क्या दब जाए? यानी कि जो व्यक्ति
दोस्तों कुछ गलत करता है, ठीक है, गलत करता है, वो गलत करने से पहले ही दब जाए। वो किससे दब जाए? एक डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन शब्द है क्या? अनुशासन। अनुशासन यानी कि दोस्तों अपने आप पर नियंत्रण रखना, खुद के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा हम पर नियंत्रण रखना, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? यही डिसिप्लिन है, जिसके द्वारा हम क्या नहीं कर सकते दोस्तों? अराजकता ना करें, ठीक है। अराजकता यानी कि समाज में गलत जो व्यवहार है, अपना गलत संदेश है, वो ना लेकर के जाएं, ठीक है। तो यही है दोस्तों अनुशासन व्यक्ति की जो शक्तियां हैं उनको इस प्रकार नियंत्रित करता है कि अराजकता दब जाए तथा अपव्यय और प्रभावहीनता के स्थान पर कार्य कुशलता और दोस्तों मितव्ययता विकसित हो। क्या हो? कार्य कुशलता आए उसमें, ठीक है। वो अपने काम को एक अच्छी तरह से करे, कोई भी व्यक्ति हो, ना कि दोस्तों उस काम को गलत तरीके से करे, ठीक है। ये कौन कहते हैं? पर्सिनन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अपन पढ़ते हैं अनुशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन और परिभाषाएं। तो भाई देखो यहाँ पर डिसिप्लिन जो है, इस शब्द की बात करें, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिसी प्लस हुई है। किससे हुई है? डिसी प्लस से हुई है। तो याद रखना जो डिसिप्लिन शब्द है इसकी उत्पत्ति एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसका नाम है डिसी प्लस, ठीक है। कौन सा है? डिसी प्लस है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? सीखना। क्या होता है? यानी कि डिसिप्लिन का अर्थ होता है सीखना या आज्ञा का पालन करना। आई बात समझ में? डिसिप्लिन का अर्थ क्या है? कि सीखना किसी चीज को या किसी की आज्ञा का पालन करना। प्रत्येक समाज और राष्ट्र के अपने नियम होते हैं दोस्तों, परंपराएं होती हैं, बिल्कुल। प्रत्येक राष्ट्र के यानी कि देश के अपने नियम कानून होते हैं, ठीक है। अपना धर्म होता है, अपनी परंपराएं होती हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है? कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है कि तुमको इस तरह से चलना पड़ेगा। नियमों का पालन करने वाला जो व्यक्ति है अनुशासित और उनका उल्लंघन करने वाला अनुशासनहीन कहलाता है। बिल्कुल, जो अनुशासन उन नियमों के हिसाब से चलता है, जो उन कर्तव्यों के हिसाब से चलता है, उस ड्यूटी के हिसाब से चलता है, वो तो अनुशासन का पालन करने वाला होता है। और जो उनके हिसाब से नहीं चलता है वो अनुशासनहीन होता है। क्या होता है? अनुशासनहीन, ठीक है। शिक्षा की सफलता भी अच्छे अनुशासन पर ही निर्भर करती है, बिल्कुल। विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है इसने अपनी परिभाषा क्या दी? डिसिप्लिन पर। तो अनुशासन को उन्होंने क्या बताया? विश्वविद्यालय जो शिक्षा आयोग है दोस्तों उसने, तो अनुशासन को केवल स्वेच्छाचारी आचरण ना मानकर, कैसा? स्वेच्छाचारी, यानी कि अनुशासन को सिर्फ ऐसा नहीं मान लिया जाए कि आपकी इच्छा के अनुसार है, ठीक है। स्वेच्छाचारी आचरण ना मानकर व्यवहारिक दायित्व के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसको एक व्यवहारिक दायित्व यानी कि एक सामाजिक ड्यूटी है ये दोस्तों, जिसको आपको सही यानी कि सबके साथ तालमेल बिठा करके चलना होगा, ठीक है। आपको जैसे अन्य लोग चल रहे हैं डिसिप्लिन में, उसी तरह से चलना होगा, एक व्यवहारिक तालमेल बना करके, ना कि स्वेच्छाचारी अपने इच्छा के अनुसार चलना होगा, ठीक है। ये किसने दी थी? ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है इसके द्वारा ये परिभाषा दी जाती है। दोस्तों वर्तमान समय में अनुशासनिक नियम जो है उन पर प्रश्न उठाना आवश्यक है। वर्तमान जो नियम है इन पर प्रश्न उठाना आवश्यक है दोस्तों। कौन से नियम? जो अनुशासनिक नियम है, जो अनुशासन के लिए जो नियम बनाए गए हैं वर्तमान में जो चल रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि अनुशासन का उद्देश्य दोस्तों, यहां पर क्या लिखा है कि क्योंकि अनुशासन का उद्देश्य दंड देना नहीं है, बल्कि व्यक्ति में आत्मनियंत्रण यानी कि आज का अनुशासन, यहाँ पर आज के अनुशासन की बात हो रही है कि आज का अनुशासन तो सिर्फ दंड देता है, जबकि अनुशासन का अर्थ दंड देना नहीं है, एक व्यक्ति को आत्मनियंत्रण, उत्तरदायित्व और दोस्तों नैतिक विकास को बढ़ावा देना है। जबकि डिसिप्लिन का अर्थ क्या है कि व्यक्ति जो है उसको उसका इस तरह बनाया जाए कि उसको अपने पर नियंत्रण रहे, आत्मनियंत्रण, वो अपना नैतिक विकास कर सके और अपने उत्तरदायित्व यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने, ठीक है। ऐसा अनुशासन ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होता है। ऐसा अनुशासन ही दोस्तों जो विद्यार्थी हैं उनके सर्वांगीण विकास में यानी कि उनके जीवन के विकास में क्या होता है? सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? विकास में सहायक सिद्ध होता है, उनके लिए हेल्पफुल होता है। ऐसा नहीं है कि वो जब तक पढ़ रहे तभी तक, उनकी जिंदगी में दोस्तों एक सहायक सिद्ध होगा। कौन सा? एक डिसिप्लिन, जिससे दोस्तों वो खुद पर नियंत्रण रखें, अपने उत्तरदायित्वों को पहचाने। आई बात समझ में? तो ये दोस्तों बात होती है इसकी वर्तमान अनुशासन की। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुशासन के उपाय, डिसिप्लिन के उपाय की बात करें, ठीक है। तो अनुशासन से हमारे सामने दोस्तों दो प्रमुख स्थितियां आती हैं। इतनी दो, एक आता है दोस्तों आंतरिक अनुशासन और एक आता है बाह्य अनुशासन। यानी कि अनुशासन के दो प्रकार हो गए, यहाँ वर्गीकृत कर दिया अनुशासन को दो प्रकारों में, आंतरिक अनुशासन और बाह्य अनुशासन। आंतरिक अनुशासन दोस्तों जहां व्यक्ति स्वयं आवश्यकता को समझकर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, यानी कि खुद पर नियंत्रण रखना, खुद पर कंट्रोल रखना, डिसिप्लिन रहना, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपके लिए डॉक्टर ने कह दिया है कि आपको ये चीजें नहीं खानी, आपकी कोई परेशानी है, ठीक है,
तो आप क्या कर रहे हो भाई, वहाँ पर आपको खुद से नियंत्रण रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर आप खाओगे तो फिर आपको वो जो परेशानी वो सही नहीं होगी। अब सही नहीं होगी तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहोगे तभी आपकी जो है वो समस्या समाधान हो सकता है। तो ये होता है दोस्तों आंतरिक अनुशासन। एक होता है बाह्य अनुशासन, जिसमें व्यक्ति दोस्तों किसी बाहरी दबाव या नियमों के कारण नियंत्रित होता है। बिल्कुल, यानी कि कोई दूसरा बंदा हम पर नियंत्रण रखता है, कोई दूसरी संस्था हम पर नियंत्रण रखती है, किसी यानी कि हमको नियम रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है, अन्य के अपने नियम नहीं दूसरे नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है, कानून के हिसाब से जैसे चलना पड़ता है। ठीक है, विद्यालयों में दोस्तों विद्यालय में सामान्यतः दिया जाने वाला अनुशासन बाह्य अनुशासन माना जाता है। बिल्कुल, वहां पर कैसा अनुशासन मिलता है, यानी कि स्कूल में हम जाते हैं दोस्तों, टीचर हम पर कंट्रोल रखते हैं, यानी कि हमको वहाँ के जो नियम कानून है उनके हिसाब से चलना पड़ता है, यानी कि वो कैसे अनुशासन है, वो बाह्य अनुशासन है। आप खुद पर कंट्रोल रखते हो, वो आपका आंतरिक अनुशासन है। ठीक है, रूसो और मॉन्टेसरी दो व्यक्ति हैं दोस्तों, एक है रूसो और एक है मॉन्टेसरी। जैसे शिक्षाविद है दोस्तों, विद्वान है दोस्तों, उन्होंने विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता देने पर बल दिया। उन्होंने क्या कहा कि विद्यार्थियों को फ्रीडम दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए, परंतु भारतीय विद्यालयों में इतनी स्वतंत्रता प्राय नहीं दी जाती है। लेकिन जो भारतीय जो विद्यालय है यानी कि इंडियन जो स्कूल है, इनमें जो है इतनी स्वतंत्रता, इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती है। ठीक है, वास्तव में अनुशासन के लिए आंतरिक और बाह्य अनुशासन के बीच संतुलन आवश्यक है, यानी कि इन दोनों के बीच क्या आवश्यक है, संतुलन आवश्यक है। कौन से, आंतरिक अनुशासन और यानी कि इंटरनल डिसिप्लिन, और एक और दोस्तों बाह्य यानी कि एक्सटर्नल डिसिप्लिन की बात करें। ठीक है, अब यहां पर भाई इसकी बात करें, देखो इनमें दोनों में संतुलन बनाना आवश्यक है। बच्चों को उतनी ही स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, बच्चों को उतनी ही स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जितनी उनके विकास के लिए आवश्यक हो, जितनी उनके विकास के लिए आवश्यक हो, यानी कि उनको इतनी फ्रीडम दो, उतनी ही आज़ादी दो उनको जितने उनके विकास, जिस आज़ादी से उनका विकास हो, यानी कि विकास होना चाहिए, उससे उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि उन्हें पतन की ओर चले जाए। ज़्यादा आज़ादी दे दे कहीं आवारा हो जाए, ऐसे बोलते हैं ना, तो भाई ज़्यादा आज़ादी दे दी ये तो आवारा हो गया, ये नहीं है भाई अपने कब्जे में। आवश्यकता पड़ने पर हल्का और उचित दंड देना अनुचित नहीं माना जाता। बिल्कुल भाई, आप विद्यालय में पढ़ने जाते हो, आप काम नहीं करके लेकर के जाते हो तो टीचर मारता है ना, आपको कोई भी काम देता है, चाहे होमवर्क देता है, पढ़ने के लिए देता है कि पढ़ करके आना, टेस्ट होगा, आप नहीं पढ़ करके जाते हो, तो वहां पर दंड देना भी क्या है, उचित है। इसके बाद आती है अनुशासन की संकीर्ण यानी कि पुरानी धारणा। अब पुरानी धारणा क्या कहती है भाई अनुशासन की, तो देखो भाई यहाँ पर इस धारणा में छात्रों को नियंत्रित रखने पर जोर दिया जाता है। पुरानी जो धारणा है उसमें अनुशासन में क्या कहा जाता है कि जो छात्र हैं उनको किसमें दोस्तों, नियंत्रण में रखने पर जोर दिया जाता है। इसमें दंड को अनुशासन का दोस्तों क्या मुख्य साधन माना जाता है, यानी कि अनुशासन में रखने के लिए दंड आवश्यक है। ये कौन सी धारणा, पुरानी धारणा में कठोर नियमों, पूर्ण शांति और भय पर आधारित वातावरण को अनुशासन का आधार समझा जाता है। पुरानी अवधारणा जो है उसमें अनुशासन की जो धारणा है उसमें दोस्तों यानी कि कठोर नियम हो स्टूडेंट्स के लिए, पूर्ण शांति, बिल्कुल शांत रहो, कोई बोलने की जरूरत नहीं है, और भय यानी कि डर का माहौल बना रहे बच्चों में, उस पर आधारित वातावरण को दोस्तों अनुशासन का आधार समझा जाता है। पुरानी अवधारणा के अनुसार शिक्षक का आदेश ही नियम होता है और शिक्षक ने, टीचर ने जो कह दिया वो मानना पड़ेगा, चाहे वो गलत हो या सही हो। यह धारणा मानती है कि दंड के बिना छात्र का सुधार संभव नहीं है, यानी कि यह धारणा जो है, पुरानी जो अवधारणा ये क्या कहती है कि दंड ही अनुशासन का एकमात्र उपाय है। कौन सी, जो पुरानी अवधारणा है। ठीक है, जो संकीर्ण अवधारणा है दोस्तों, ये अनुशासन बाहर से थोपा जाता है, यानी कि ये जो है आप पर थोपा जाएगा, आपको मानना पड़ेगा, कैसे भी हो आपको मानना पड़ेगा, दंड दिया जाएगा नहीं तो। ठीक है, अनुशासन की दोस्तों व्यापक धारणा, ये तो थी प्राचीन या संकीर्ण अवधारणा। अब देखते हैं नवीन या आधुनिक जो अवधारणा है इसकी। ठीक है, आधुनिक अवधारणा या धारणा के अनुसार दोस्तों अनुशासन का अर्थ क्या होता है। देखो यहाँ पर तो मन यानी कि अपना मन, यानी कि दोस्तों आचरण, अपने आचार विचार, अपने दृष्टिकोण, देखने का तरीका, और प्रशिक्षण यानी कि अपना जो ट्रेनिंग है, और तथा चरित्र का विकास, अपना जो कैरेक्टर है दोस्तों, इनके बारे में बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रभाव से छात्रों की स्वतंत्रता और सम्मान को महत्व मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, प्रजातांत्रिक मूल्य, यानी कि जिस देश में प्रजातंत्र होता है, जनता ही देश की सरकार होती है, तो वहां पर दोस्तों छात्रों की स्वतंत्रता और सम्मान को महत्व मिलता है। शिक्षक अब मार्गदर्शक की भूमिका में है। शिक्षक क्या है, मार्गदर्शक की भूमिका में है। इसमें किसी प्रकार के
बाहरी दबाव या दंड का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें मतलब कि जो आधुनिक जो अनुशासन है इसमें किसी दंड का प्रयोग नहीं है। इसमें शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक होते हैं किसके, स्टूडेंट्स के। यानी कि अगर वो गलती करता है तो उसको समझाते हैं, क्या करते हैं, समझाते हैं, उसको रास्ता बताते हैं, उसको अनुशासन में रहने के लिए कहते हैं। ठीक है। और बाहरी दबाव यानी कि उन पर किसी प्रेशर नहीं डाला जाता है, दंड नहीं दिया जाता है उनको। ठीक है। बल्कि आत्मनियंत्रण यानी कि उनको दोस्तों सेल्फ कह सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होने के लिए कहा जाता है। सहयोग, उनकी हेल्प की जाती है। नियमों के स्वेच्छा से पालन और सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। यानी कि उनको दोस्तों ज़्यादा दंड ना दे करके, उनको समझा करके, अच्छी तरह से छोटा मोटा दंड दे करके ही उनको क्या किया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से आगे यानी मार्ग दिखाया जाता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत अच्छी तरह से चलना है। ठीक है। तो वहाँ पर यानी कि सेल्फ नियंत्रण रखना है, अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाता है। ठीक है। आत्मनियंत्रण की बात की जाती है, सहयोग, हेल्प की जाती है उनकी। अगर वो गलत रास्ते पर है तो उनको सही रास्ते पर लाया जाता है। नियमों के अनुसार दोस्तों स्वेच्छा से पालन करने के उनसे कहा जाता है आपको अपनी इच्छा के अनुसार ही इन नियमों का पालन करना है। ठीक है। ज्यादा प्रेशर नहीं डाला जाता। ये आधुनिक जो अवधारणा है। इसके बाद आती है दोस्तों अगली, स्कूल अनुशासन की आवश्यकता। या अब देखते हैं अपन स्कूल में अनुशासन की आवश्यकता और उसके महत्वों की। किसकी? स्कूल में। तो देखो भाई, अनुशासन यानी कि नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ स्कूल डिसिप्लिन। तो अनुशासन व्यक्ति के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल भाई, डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है अपनी लाइफ में। इसके बिना ना तो कोई कार्य सुचारू रूप से किया जा सकता है, यानी कि कोई भी कार्य दोस्तों एक कंटिन्यूटी के साथ नहीं किया। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो आप कंटिन्यूटी के साथ में कोई कार्य नहीं कर सकते हो। ठीक है। और ना ही जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। कैसी है? विद्यालय एक सोशल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, संस्था है जहां विभिन्न शैक्षिक एवं सहपाठ्य गतिविधियां होती है। दोस्तों जहां पर क्या होती हैं? विभिन्न शैक्षिक और सहपाठ्य जो गतिविधियां हैं वो होती हैं। इन सभी कार्यों के सफल संचालन के लिए विद्यालय में अनुशासन का होना अनिवार्य है। बिल्कुल भाई, यानी कि विभिन्न शैक्षिक यानी कि दोस्तों पढ़ने की जो गतिविधियां हैं वो कहाँ होती हैं? स्कूल में होती हैं। इन सभी कार्यों के लिए सफल संचालन करने के लिए विद्यालय में किसका होना आवश्यक है? डिसिप्लिन का होना आवश्यक है। अगर दोस्तों डिसिप्लिन नहीं होगा, कंटिन्यूटी नहीं होगी, तो आप परिणाम बिल्कुल खराब पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो पाएंगे। तो वहां पर डिसिप्लिन के अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है भाई, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है वो सिस्टमेटिक होता है, तो वो डिसिप्लिन के अनुसार ही चलना पड़ता है। डिसिप्लिन कब होगा? जब आप कंटिन्यूटी के काम को करोगे। विद्यालय में अनुशासन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है दोस्तों। यानी कि विद्यालय में अनुशासन की जो आवश्यकता है वो निम्नलिखित कारणों से होती है। कौन से कारण होते हैं दोस्तों? पहला, अध्यापकों के लिए आवश्यक है। पहला है दोस्तों, विद्यालय में अध्यापकों के लिए आवश्यक है क्या? अनुशासन। अनुशासन के माध्यम से अध्यापक विद्यालय में दोस्तों शांत, व्यवस्थित और सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। बिल्कुल भाई, एक टीचर विद्यालय में दोस्तों अनुशासन के माध्यम से बिल्कुल शांत वातावरण बना सकता है, एक व्यवस्थित वातावरण बना सकता है, यानी कि सिस्टमेटिक और एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको वहां पर दोस्तों बनाए रखता है। कहां पर? स्कूल के अंदर। कौन? एक टीचर। क्योंकि दोस्तों अगर टीचर क्लास में नहीं होगा तो आपको पता क्या होगा, फिर शोर होगा बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो टीचर के होने से वहां पर दोस्तों उनका विकास कैसे होगा? पढ़ाने से। ठीक है, वो पढ़ेंगे, उनके लिए जो टाइम पीरियड है उसमें वो उनको पढ़ाना है, ना कि दोस्तों उनसे कोई बातचीत करनी है या फिर शोर मचाना है। तो वहाँ पर दोस्तों जब टीचर होगा तो बच्चे पढ़ेंगे। अगर वो टीचर पढ़ाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? उनका विकास हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर वातावरण कैसा रहेगा? शांत रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। ठीक है, और सकारात्मक रहेगा। इसके बाद आता है दोस्तों अगला। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों? विद्यालय में अनुशासन की आवश्यकता के लिए पहला कारण है, पहला जो कारण है वो है अध्यापकों के लिए आवश्यक है। दूसरा है समाज के लिए, समाज की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता। तो देखो भाई, विद्यालय का अनुशासन समाज की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होता है। बिल्कुल, यानी कि हमारे अभिभावक, हमारा समाज हमको विद्यालय क्यों भेज रहा है? हम दोस्तों हमारे विकास के लिए। किसके लिए? हमारे विकास के लिए। हमारा जो कह सकते हैं हमारी जो परंपराएं, हमारी जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो राष्ट्र के जो नियम कानून है दोस्तों, उनको हम समझ सकें, उसको देख सकें, उनके हिसाब से चल सकें। तो यही बात है दोस्तों। तो अब समाज की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए विद्यालय में भेजा जाता है। किसको? स्टूडेंट को। ठीक है, सुचारू प्रशासन हेतु किसी भी संस्था का सफल संचालन अनुशासन के बिना संभव नहीं है। बिल्कुल भाई, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, कोई भी संस्था हो, बिना डिसिप्लिन के दोस्तों नहीं चल सकती। ठीक है,
तो उसके सफल संचालन के लिए अनुशासन आवश्यक है। सर्वांगीण विकास, इसके बाद है दोस्तों अनुशासन छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में सहायक होता है। बिल्कुल भाई, जो अनुशासन होता है वो बच्चों के शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, सामाजिक विकास में दोस्तों, ठीक है, और भावनात्मक विकास में भी क्या होता है, सहायक होता है। शारीरिक यानी कि दोस्तों हेल्थ की बात हो रही है, मानसिक यानी कि दोस्तों मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, सामाजिक यानी कि उनके सोशल की बात हो रही है, सोशल यानी कि सामाजिक, उनका जो सामाजिक क्षेत्र है वो आसपास का वो कैसा है, और भावनात्मक विकास यानी कि दोस्तों अंदर से उनको भावनात्मक विकास उनका करना है, ठीक है, तो वो किससे, डिसिप्लिन से। इसके बाद है दोस्तों नैतिक विकास, इससे छात्रों में नैतिक मूल्यों और सही गलत की समझ विकसित होती है। यानी कि नैतिक विकास दोस्तों, डिसिप्लिन में रहते हैं वो सारी चीज़ें समझते हैं, क्या गलत है, क्या सही है, ये क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो ये क्या होता है, नैतिक विकास होता है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें इनको भाई याद रखना। अनुशासन की आवश्यकताओं के कारण में 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपना अगला है छठवां, शक्तियों का उचित प्रयोग। किसका, शक्तियों का उचित प्रयोग। तो अनुशासन छात्रों की क्षमताओं और शक्तियों का सही उपयोग कर सकता है। बिल्कुल भाई, उनकी जितनी क्षमता है उसको गलत डायरेक्शन में ना ले जा करके अनुशासन से यदि वो चलते हैं तो दोस्तों उनकी जितनी क्षमता या उनमें जितनी शक्ति है दोस्तों उसका वो सही इस्तेमाल करके अच्छा पा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यही बात है। आत्मविश्वास और दृष्टिकोण की बात करें, इससे छात्रों में आत्मविश्वास यानी कि दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना, ठीक है, और सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव जो अपना दृष्टिकोण है दोस्तों उसका विकास होता है। यानी कि वो नकारात्मक नहीं रहते, पॉजिटिव रहते हैं हमेशा। कौन सा दोस्तों, तो आत्मविश्वास और दृष्टिकोण की बात करें। इसके बाद आता है अपना दोस्तों विद्यालय में अच्छे अनुशासन का आधार या विद्यालय में अनुशासन को बनाए रखने के साधन। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों कि विद्यालय में जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन कैसे बनाए रखा जा सके, उसके लिए क्या क्या काम किए जाएं। हाँ भाई, चलें आगे। तो देखो भाई, फंडा कह सकते हैं दोस्तों फाउंडेशन ऑफ गुड डिसिप्लिन इन स्कूल। यानी कि जो है गुड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, साधन। किसके लिए, डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए विद्यालय में क्या साधन है। तो विद्यालय का अनुशासन दोस्तों वहाँ के वातावरण और नियमों पर निर्भर करता है। यानी कि विद्यालय का अनुशासन दोस्तों वहाँ विद्यालय के वातावरण पर, वहाँ के नियमों पर निर्भर करता है। विद्यालय में बनाए गए दोस्तों नियम जो होते हैं वही अनुशासन की दिशा तय करते हैं। यानी कि किस तरह के नियम बनाए गए हैं, जिस तरह का नियम होगा उस तरह का डिसिप्लिन होगा। ठीक है, अच्छे अनुशासन को बनाए रखने के लिए विद्यालय में दोस्तों मुख्यतः 2 प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। अच्छे अनुशासन को बनाए रखने के लिए विद्यालय में 2 साधन है दोस्तों। वो कौन से, देखो यहाँ पर पहला है सकारात्मक या स्वीकारात्मक साधन। कौन से, सकारात्मक या स्वीकारात्मक साधन, तथा एक है दोस्तों नकारात्मक साधन। तो 2 साधन है। ठीक है, अपन देखते हैं यहाँ पर दोस्तों पहला साधन देखेंगे यहाँ पर अनुशासन बनाए रखने के सकारात्मक या स्वीकार्य साधन। यानी कि पहला देखेंगे अपन यहाँ पर सकारात्मक साधन के बारे में। ठीक है, कौन सा, सकारात्मक या स्वीकारात्मक साधन के बारे में। तो देखो भाई, सकारात्मक साधनों का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वेच्छा से अनुशासन विकसित करना है। यानी कि सकारात्मक साधन का मतलब है कि बच्चों में उनकी खुद की इच्छा ऐसी हो कि वो अनुशासन का पालन करें, ऐसा उनका डेवलपमेंट करना, ऐसा उनका विकास करना। ठीक है, ये होता है सकारात्मक या स्वीकारात्मक साधन। ठीक है, और इसके प्रमुख साधन इसमें भी, यानी कि सकारात्मक और स्वीकारात्मक में प्रमुख साधन कौन से हैं। तो देखो भाई, कुशल मुख्य अध्यापक। कुशल यानी कि दोस्तों एक स्कूल का मेन हेड कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। अब उस प्रिंसिपल की यहाँ पर बात हो रही है कि विद्यालय की स्थिति मुख्य अध्यापक पर निर्भर करती है। वह विद्यालय का नेता होता है। बिल्कुल भाई, विद्यालय का नेता कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। एक कुशल यानी कि कुशल मुख्याध्यापक जो प्रिंसिपल होता है नियमों के अनुसार विद्यालय चलाता है। यानी कि जो स्कूल के नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार विद्यालय को चलाता है कौन, प्रिंसिपल। तथा अनुशासन बनाए रखता है। क्या रखता है, अनुशासन को बनाए रखता है, डिसिप्लिन बनाए रखता है। साथ ही उसमें लचीलापन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें, साथ ही लचीलापन भी होना चाहिए। ठीक है, ताकि सभी क्या रहें, संतुष्ट रहें। इसके बाद है दोस्तों आदर्श अध्यापक। एक आदर्श अध्यापक यानी कि टीचर की बात हो रही है, एक अच्छा टीचर। छात्र मुख्य अध्यापक की अपेक्षा अध्यापक के
अधिक संपर्क में रहते हैं। बिल्कुल भाई, टीचर पढ़ाता है ना कि प्रिंसिपल पढ़ाता है। प्रिंसिपल कभी कभी देखने आता है क्लास में कि पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसा होता है ना। ऐसा ही तो होता है कि हाँ, हालांकि टीचर अगर हर क्लास के, प्रिंसिपल हर क्लास में भी देखने आ जाए तो, लेकिन पढ़ाता तो नहीं है। तो बच्चा किससे जुड़ता है दोस्तों? टीचर से जुड़ता है, ना कि प्रिंसिपल से जुड़ता है इतना। तो यहाँ पर इसी को बात करें दोस्तों, छात्र मुख्य अध्यापक की अपेक्षा अध्यापक के अधिक संपर्क में रहता है। यदि अध्यापक स्वयं अनुशासित होता है, यानी कि टीचर खुद अनुशासित है, खुद डिसिप्लिन में है, तो भाई वहां पर छात्र का भी उसका अनुसरण करते हैं, यानी कि छात्र भी जो है उसका अनुसरण करते हैं। टीचर की जो पढ़ाने की जो तरीका है, पढ़ना, यानी कि टीचर की जो बातें उनको फॉलो करते हैं दोस्तों। कौन? जो बच्चे होते हैं। अध्यापक का व्यवहार छात्रों के प्रति दोस्तों प्रेमपूर्ण और सहयोगी होना चाहिए, यानी कि जो टीचर है उसका बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? बहुत यानी कि दोस्तों प्रिय व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डांट फटकार के बात करे या गुस्से में बात करे। आराम से दोस्तों उनसे बहुत अच्छी तरह से बात करे, उनको समझाए, चाहे पढ़ाने का तरीका हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। आकर्षक शिक्षण विधियां दोस्तों, आकर्षक शिक्षण विधियां यानी कि पढ़ाने की विधियां ऐसी हो कि बच्चों के समझ में बहुत अच्छी तरह से आए, ये वाली बात हो रही है यहाँ पर। रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग और प्रभावी शिक्षण विधियां छात्रों में दोस्तों रुचि उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती हैं? रुचि उत्पन्न करती है, उनमें इंटरेस्ट उत्पन्न करती है, जिससे अनुशासन बना रहता है। बिल्कुल भाई, अनुशासन बना रहता है। एक टीचर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है, वो भी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, यानी कि एक डिसिप्लिन बना हुआ है, एक शांत वातावरण बना हुआ है, माहौल अच्छा बना हुआ है, उसी को डिसिप्लिन कहते हैं दोस्तों। छात्रों को स्वयं अनुशासन में रहने की आदत डाली जानी चाहिए, कि बच्चों में ऐसी आदत डालो कि वे खुद अनुशासन में रहें। यदि कि अगर टीचर क्लास में नहीं है तब भी वो पढ़ें, ठीक है। अगर बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे क्लास में बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं ना, उस स्थिति में ऐसा हो कि बच्चों पर खुद पर डिसिप्लिन हो, कि वो खुद कोशिश करें दोस्तों आत्मनियंत्रण में रहने की। तो ये जो है भाई देखो, स्कूल में दोस्तों क्या है, अपने यहाँ पर अपने देखिए विद्यालय में अनुशासन जो है बनाए रखने के लिए जो जो साधन हैं, उन साधनों में दोस्तों सकारात्मक साधनों में हम पढ़ रहे थे, सकारात्मक साधनों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें दोस्तों अगला है, चौथा है स्वच्छ और अनुकूल वातावरण। कैसा? स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा। तो विद्यालय का दोस्तों जो वातावरण है वो स्वच्छ होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्कूल साफ सुथरा हो, क्लासेस साफ सुथरी हो, बाथरूम सारे साफ हों, ठीक है। तो वहाँ साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, पेड़ पौधे लगे हुए हों, उचित सुविधाएं छात्रों को विद्यालय के प्रति क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं दोस्तों। कोर्स लिखे होते हैं, सुविचार लिखे होते हैं स्कूल की दीवारों पर, ठीक है, साफ सुथरी होती हैं और अनुशासन बनाए रखने में सहायक होती हैं। बिल्कुल दोस्तों, साफ सुथरा होना, स्वच्छ होना भी अनुशासन में रहने का एक नियम है। अगला आता है दोस्तों पाठ्य सहायक क्रियाएं। क्या? पाठ्य सहायक क्रियाएं, जैसे कि दोस्तों खेल, सांस्कृतिक और अन्य पाठ्य सहायक क्रियाओं से छात्रों में सहयोग और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। यानी कि खेल से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं बच्चे, खेल में भाग लेते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, उस यानी कि पढ़ने के साथ में दोस्तों अपने जो सांस्कृतिक कार्य है, खेल कूद है, उनमें भाग लेने से, ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों? पाठ्य यानी कि पढ़ने के साथ में जो क्रियाएं करनी चाहिए उन क्रियाओं को भी करना चाहिए। जैसे खेलना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेना चाहिए, वाद विवाद में भाग लेना चाहिए, ये सारी क्रियाएं होती रहनी चाहिए। जैसे छात्रों में दोस्तों सहयोग और जिम्मेदारी की भावना दोस्तों विकसित होती है। हम खेलते हैं यानी कि सबके साथ में खेलते हैं, अकेला तो कोई खेलता नहीं है, ऐसा अकेला ही खेल रहा है, तो अकेले दोस्तों सबके साथ में खेलते हैं, जिससे सहयोग की भावना विकसित होती है। इससे अनुशासनहीनता में कमी आती है। इसमें कमी आती है, अनुशासनहीनता में कमी आती है, ठीक है। अच्छी स्कूल परंपराएं, यानी कि अच्छी स्कूल परंपराएं क्या होती हैं दोस्तों, उनके बारे में देखें। जिनसे अच्छी स्कूल परंपराएं जो एक स्कूल के लिए अनुशासन में रहने के लिए मुख्य साधन होती है दोस्तों। स्कूल की परंपराएं अनुशासन का आधार होती हैं। अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षकों और छात्रों को मिलकर अच्छी परंपराओं को निरंतर बनाए रखना चाहिए। यानी कि जो परंपरा स्कूल में दोस्तों, अच्छी परंपरा जो पुराने टाइम से चली आ रही है, उसको अभी भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उससे पहले भी बच्चे डिसिप्लिन में थे, जो कि अच्छा स्कूल के लिए अच्छा माहौल उत्पन्न कर रही थी। जो परंपरा, उसको बनाए रखो, और जो परंपरा गलत है उसको बंद कर दो, ये बात है दोस्तों। तो ये अपना दोस्तों यहाँ पर बात करें। अभी देखो और साधन है स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए। सुनियोजित स्कूल के कार्य, जैसे कि दोस्तों स्कूल सत्र शुरू होने से पहले सभी कार्यों की योजना बना लेनी चाहिए। बिल्कुल भाई, स्कूल सत्र शुरू होता है जैसे जुलाई के अंदर, दोस्तों जून में ही पहले ही एक स्कूल की एक प्लानिंग दोस्तों पूरी बना लेनी चाहिए। योजना बनाते समय स्कूल के सभी सदस्यों को की सलाह और दोस्तों उसमें शामिल करनी चाहिए। क्या? स्कूल जब सत्र शुरू होता है तो उसमें टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की, सभी अधिकारी जो भी है सबकी क्या कर लेनी चाहिए? एक सलाह शामिल कर लेनी चाहिए, जिससे दोस्तों व्यवस्था बनी रहे, जो मैनेजमेंट है वो अच्छा बना रहे।
नैतिक शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। किसकी? नैतिक शिक्षा। दोस्तों स्कूलों में नैतिक शिक्षा आवश्यक है। कैसी शिक्षा? जो नैतिक शिक्षा है वो आवश्यक है। इससे छात्रों में अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्य विकसित होते हैं। बिल्कुल भाई, नैतिक शिक्षा दी जाती है उनको, समाज की यानी कि ऐसी चीज़ें उनको बताती रहनी चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है, उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए किसके साथ में, ठीक है, किस तरह बोलना चाहिए, किस तरह से खेलना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको बताते रहनी चाहिए, यानी कि नैतिक शिक्षा का ज्ञान उनको देते रहना चाहिए, जिससे दोस्तों उनमें अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य क्या होते रहे, विकसित होते रहना चाहिए, तथा वे अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करते है। ठीक है, इसके बाद आता है संतुलित समय सारणी। दोस्तों संतुलित समय सारणी से पढ़ाई, आराम और मनोरंजन का संतुलन बनता है। क्या बनता है? तो दोस्तों यहाँ पर संतुलित समय सारणी, एक टाइम पीरियड जो बना होता है, ठीक है, उस टाइम पीरियड से दोस्तों पढ़ाई, आराम और मनोरंजन का उचित संतुलन बना रहता है कि कब रेस्ट होगी, कब कौन सा पीरियड लगेगा, कब मैथ का पीरियड लगेगा, कब खेलने जाना है, ये दोस्तों एक बना रहना चाहिए, एक टाइम शेड्यूल बना रहना चाहिए। इससे छात्रों को दोस्तों अनुशासनहीनता का अवसर नहीं मिलता है, यानी कि दोस्तों उनको ऊधम मचाने का अवसर नहीं मिलता है। ठीक है, और दोस्तों भाई देखो अगला है कि सुसंचालित स्कूल सभाएं। सुसंचालित स्कूल की सभाएं, विद्यालय का दिन दोस्तों प्रातःकालीन सभा से शुरू होता है। बिल्कुल, प्रार्थना सभा होती है, हम प्रार्थना बोलते हैं स्कूल में सुबह सुबह के टाइम, तो प्रार्थना सभा से शुरू होना चाहिए। साथ सभा में प्रार्थना और संक्षिप्त कार्यक्रम होने चाहिए। इसको सभा में क्या होना चाहिए? प्रार्थना और संक्षिप्त कार्यक्रम होने चाहिए दोस्तों। जैसे कि प्रार्थना होती है स्कूल में सुबह के टाइम, बच्चों को खड़ा करते हैं, कुछ बच्चे आते हैं प्रार्थना करते हैं, कुछ बच्चे आते हैं दोस्तों अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दोस्तों वहां पर क्या हो रहा है? संक्षिप्त कार्यक्रम होते रहने चाहिए। सुसंचालित सभाएं स्कूल में अनुशासन बनाए रखती हैं। वहाँ पर दोस्तों कुछ अपन सुबह के टाइम योग वगैरह भी जो है स्कूल में करते हैं ना, तो ऐसी सभाएं होती रहनी चाहिए। इसके अलावा है पुरस्कार व्यवस्था। ये क्या है दोस्तों? जो स्कूल में अनुशासन बनाए रखने में साधन है। पुरस्कार देना अनुशासन बनाए रखने का एक प्रभावी साधन है। बिल्कुल, यह छात्रों को अच्छे व्यवहार और दोस्तों अधिक प्रयासों के लिए प्रेरित करता है, उनके व्यवहार को सही दिशा देता है। यानी कि दोस्तों कोई बच्चा अच्छा रिजल्ट लाता है, ठीक है, कोई बच्चा खेल में अच्छा करता है, स्कूल की तरफ से खेल में गया, कोई बच्चा दोस्तों क्विज प्रतियोगिता में अच्छा करता है, ठीक है, कंपटीशन होता है उसमें अच्छा करता है, तो वहां पर उनको पुरस्कार दो, आप हर साल पुरस्कार दो, ठीक है, उनको पुरस्कार दीजिए, जिससे दोस्तों वहां पर वो बच्चा और प्रोत्साहित होकर के आगे अपने काम को बढ़ाए, इसी तरह जारी रखे और अच्छा प्रदर्शन करे अपना। ठीक है, तो ये कुछ साधन दोस्तों जो स्कूल में क्या बनाए रखने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के कुछ साधन हैं, ठीक है, सकारात्मक साधन हैं दोस्तों। यहां से अपना एक 5 नंबर का प्रश्न जरूर बन सकता है। कितने नंबर का? तो 5 नंबर का एक प्रश्न जरूर बन सकता है। ठीक है भाई, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देखो भाई आगे चलें अपन। पुरस्कार को प्रभावोत्पक, क्या पुरस्कार जो है उनको प्रभाव उत्पादक, उत्प्रेरक बनाने के सिद्धांत। अब देखो भाई यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग द प्राइज इफेक्टिव मोटिवेटर। इसमें दोस्तों पुरस्कार जो है उसको प्रभावी बनाना, पुरस्कार को प्रभावी बनाने के लिए निम्न सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि लास्ट की जो लाइन थी ना अपनी कि बच्चों को पुरस्कार देते रहना चाहिए, उस पुरस्कार को प्रभावी बनाने के लिए दोस्तों जो नियम सिद्धांत है वो ध्यान में रखने हैं। चलो, जैसे कि दोस्तों पुरस्कार कठिन परिश्रम करने वाले, कठिन परिश्रम वाले कार्य के लिए दिया जाना चाहिए। पुरस्कार किसको दिया जाना चाहिए? जिसने कठिन परिश्रम किया है, जिसने कठिन परिश्रम करके सफलता प्राप्त की है, ठीक है, या कोई अपना कह सकते हैं कोई मेडल जीता है, उसको दिया जाना चाहिए। पुरस्कार किसी विशेष उपलब्धि पर ही दिया जाए, हर छोटे कार्य पर नहीं। बिल्कुल भाई, हर छोटे छोटे कार्य पर आप क्या नहीं दे सकते हो? पुरस्कार नहीं दे सकते हो कि भाई लो तुम्हारे लिए क्या इनाम दी जा रही है। नहीं, हर छोटे कार्य के लिए पुरस्कार नहीं दिया जाए। पुरस्कार अत्यधिक कीमती नहीं होने चाहिए, उनकी संख्या भी सीमित हो। पुरस्कार दोस्तों ना तो ज़्यादा कीमती हो, जिससे दोस्तों कीमती सामान होता है ना, जैसे दोस्तों आजकल घोषणा कर देती है आप क्या इतना रैंक लेकर के आओ आपके लिए हमारी तरफ से, और एक कोई गाड़ी दे देते, कोई कुछ देता है, कोई मोबाइल देता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों यानी कि जो है पुरस्कार अत्यधिक कीमती ना हो, यानी जैसे कि बच्चे के मन में लालच आए, लालच ना आए दोस्तों, सिर्फ उसके मन में क्या आए कि मेरे को ये काम अच्छी तरह से करना है, जिससे कि मेरे को यहाँ पर इनका जो है क्या मिलेगा, एक कह सकते हैं टीचर का एक आदर्श मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों कीमती नहीं होना चाहिए और उनकी संख्या भी सीमित होनी चाहिए, यानी कि पुरस्कार संख्या में भी कम होने चाहिए, ठीक है। पुरस्कार प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों, सर्टिफिकेट होना चाहिए या कोई पदक होना चाहिए, प्रशंसा के रूप में दिए जा सकते हैं। यानी कि पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ही दिया जाए, कोई पदक दिया जाए यानी कि मेडल दिया जाए, ठीक है। प्रशंसा यानी कि उसकी प्रशंसा कर दी जाए किसी स्टूडेंट की, वो भी एक क्या है, पुरस्कार है। पुरस्कार उपलब्धि के तुरंत बाद दिया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों पुरस्कार उपलब्धि जब आप सफलता प्राप्त कर लो तभी उसके बाद ही दे दिया जाना चाहिए।
पुरस्कार व्यक्ति के स्थान पर समूह को दिया जाए जिससे सहयोग की भावना विकसित होती है। बिल्कुल भाई, जैसे कि दोस्तों एक टीम जाती है और टीम खेल करके आती है दोस्तों, उसमें एक बंदे की भूमिका बहुत ज़्यादा थी, मान के चलो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसी एक बंदे को टीम का मेडल दे दो, नहीं, उस सारी टीम को बुलाओ, उसको प्रोत्साहित करो कि आपने अच्छा किया, जिससे सहयोग की भावना विकसित हो। ठीक है, यानी कि उससे दोस्तों उसमें जो टीम में और जो कह सकते हैं जितने भी लोग थे उनको ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ नहीं किया था। ठीक है, सबका सहयोग था उसमें। ठीक है, वो डिमोटिव ना हो, जैसे कि दोस्तों उनका और स्तर गिर जाए, उनको क्या करना है और प्रोत्साहित करना है कि वो और अच्छा करेंगे आगे चल करके। ठीक है, इसके बाद यानी कि दोस्तों पुरस्कार को प्रभावी बनाने के लिए ये कुछ नियम सिद्धांत थे। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद है दोस्तों विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के नकारात्मक साधन। अब बात करते हैं दोस्तों नेगेटिव मीन्स ऑफ कह सकते हैं मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन स्कूल्स। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के नकारात्मक साधनों में दोस्तों दंड को प्रमुख माना जाता है। नकारात्मक साधन यानी कि दंड देकर के अनुशासन का पालन करवाना। जहां अच्छे अनुशासन के लिए स्वीकारात्मक साधनों का प्रयोग किया गया था, सकारात्मक साधनों का प्रयोग किया गया था, वहीं दोस्तों अनुशासनहीनता रोकने के लिए दंड का सहारा भी लिया जाता है। यानी कि नकारात्मक बात करें दोस्तों, नकारात्मक अनुशासन का मतलब है कि दोस्तों यदि कोई ज़्यादा उद्यम करता है, अपनी स्वेच्छा से नहीं मानता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया जाए, जिसको नकारात्मक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये होते हैं दोस्तों नकारात्मक साधन। दंड भी सीखने के प्रभाव के नियम है दोस्तों, नियम पर आधारित होता है, यानी कि दंड देना भी सीखने के प्रभाव के नियम पर आधारित है और इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है, इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है या अनुशासनहीनता को कम करने में सहायक होता है। क्या दोस्तों, यानी कि दंड देना अनुशासनहीनता करने को कम करता है। आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा उद्दंड कर रहे हो, मान नहीं रहे हो भाई। पुलिस क्या करती है, जो व्यक्ति ज़्यादा उद्यम मचाता है, ज़्यादा आवारापना करता है, नशे में किसी को गाली दे देता है, फिर भाई उसका इलाज भी करती है। क्या करती है, इलाज भी करती है। भाई वो अपनी स्वेच्छा से नहीं मान रहा है तो फिर उसका इलाज करना पड़ेगा। इलाज कैसे करेगा, दंड दे करके। तो दंड भी आवश्यक है, लेकिन इसे अच्छा अनुशासन का स्थायी साधन नहीं माना जाता। लेकिन क्या दोस्तों, जो दंड देना अच्छे अनुशासन का एक साधन नहीं माना जाता है। ठीक है, रेमोंट कौन है दोस्तों, जिनके अनुसार दोस्तों स्कूलों के किसी लिखित या मौखिक नियम के विरुद्ध किए गए व्यवहार पर जानबूझकर कष्ट पहुंचाना ही दंड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, स्कूलों के किसी लिखित या मौखिक नियम, स्कूल के नियम है दोस्तों, लिखित में लिखे हुए हैं या बोल करके बताए गए हैं, उनके विरुद्ध किए गए व्यवहार, हम उनके विरुद्ध जाते हैं, उन नियमों के अनुकूल नहीं चल के विरुद्ध जाते हैं और जानबूझकर दोस्तों कष्ट पहुंचाते हैं किसी को, ये क्या कहलाता है, दंड कहलाता है। दंड के प्रकार और उनके प्रयोग। अब दंड के दोस्तों क्या क्या टाइप होते, किस किस टाइप के दंड होते हैं, उनका प्रयोग क्यों किया जाता है, देखते हैं यहाँ पर। तो देखो भाई, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट एंड देयर यूजेज। यानी कि विद्यालय में अनुशासन जो है दोस्तों उसको बनाए रखने के लिए निम्नलिखित दंडों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शारीरिक दंड, यानी कि फिजिकल। शारीरिक दंड का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है भैया, सोटा, डंडा, परंतु आज इसका विरोध किया जाता है। आज विरोध किया जाता है, आजकल दोस्तों स्कूलों में कोई नहीं पीटता है। ठीक है, शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार यह असभ्य है। शिक्षा शास्त्री जो है, पुराने जो शिक्षा शास्त्री, वो क्या कहते हैं, ये गलत है, ये असभ्य है, मारना पीटना, दंड देना। इससे शिक्षक छात्र दोनों का ही नैतिक पतन होता है। यानी कि शिक्षक की छात्रों के जो छात्र होते हैं ना, उनका शिक्षक के प्रति दोस्तों व्यवहार बहुत बेकार हो जाता है कि ये तो मारता है, बेकार टीचर है, गाली दे दे पीछे से, देते ना भाई। ठीक है, इससे छात्रों में अध्यापक के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है कि मिलन दे भाई, रास्ते में मिलेगा कोई पता पड़ेगा, वो गाली देकर जाएंगे आगे, ऐसे हुई ना। तो ये वाली बात होती है दोस्तों, शारीरिक दंड, जो दोस्तों शिक्षा शास्त्री उसको क्या मानते हैं, असभ्य मानते हैं। ठीक है, कक्षा में निलंबन, कक्षा से दोस्तों निलंबन, कक्षा से निकाल देना। जो विद्यार्थी कक्षा में बार बार शरारत करते हैं, उन्हें कुछ समय के लिए कक्षा में आने से दोस्तों रोक दिया जाता है कि बाहर रहो भाई। ठीक है, तभी यह दंड तभी दिया जाता है जब अन्य उपाय असफल हो जाएं। ठीक है भाई, मान नहीं रहा है कोई बच्चा, उसको पीट लिया, डंडे से पीट लिया, भाई मान नहीं रहा है, तो भाई पढ़ लिया, तू बाहर जा। तो क्यों, क्योंकि भाई तू ना खुद पढ़ रहा है ना किसी और को पढ़ने दे रहा है, तो उसके लिए क्या दंड दिया जाता है, तू बाहर जा भाई। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों अपना नैतिक दंड। ये क्या होता है, उच्च कक्षाओं के छात्रों के दुर्व्यवहार पर नैतिक दंड दिया जाता है। उच्च कक्षाओं के छात्र यानी कि दोस्तों जो कक्षा बड़ी क्लासों में जो छात्र बड़ी क्लासों में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा कॉलेज में पढ़ रहे हैं,
उनके लिए दोस्तों नैतिक दंड दिया जाता है। कौन सा? नैतिक दंड। इसका प्रयोग बहुत सावधानी से और गंभीर अपराधों के लिए किया जाना चाहिए। यानी कि नैतिक दंड जो कि यानी कि बहुत कह सकते हैं कुछ गलत कर दिया दोस्तों किसी टीचर किसी छात्र ने दोस्तों किसी टीचर के साथ, कह सकते हैं जैसे टीचर से आपस में दोस्तों टीचर में और स्टूडेंट्स में हो जाती है, तो कोई टीचर दोस्तों कोई स्टूडेंट क्या करता है, टीचर में दे देता है क्या, पत्थर मार देता है भाई जोर से, तो भाई वो गलत है, नैतिक दंड दिया जाएगा वहाँ पर उसके लिए। ठीक है, या छात्र दोस्तों आपस में लड़ पड़ते हैं, वहाँ पर किसी का सिर फोड़ दिया, ठीक है, बड़ी छात्र के क्लास में, तो वहाँ पर दोस्तों उनके लिए नैतिक दंड का प्रयोग किया जाएगा। फिर वहाँ पर दोस्तों उनके लिए कानूनी कार्रवाई भी होती है। सहपाठियों से अलग करना दोस्तों, यदि कोई छात्र दूसरों के कार्य में बाधा डालता है, कोई स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट के कार्य में बाधा डालता है, उसे कक्षा में अलग बैठाया या खड़ा किया जाए कि भाई तू इसके पास नहीं बैठेगा, तू दूसरी जगह बैठ जा, या तुझको नहीं पढ़ना तो उससे खड़ा हो जा, वहाँ कर जा करके हाथ ऊपर कर ले। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह सुधारात्मक दंड माना जाता है। कौन सा दोस्तों? सहपाठियों से अलग करना, कि भाई ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, तू पढ़ नहीं रहा है, तेरे को पढ़ना है तो तू बैठ, नहीं पढ़ना तू बाहर जा, नहीं और दोस्तों बाहर नहीं जाएगा तो तू उधर खड़ा हो जा, देख वहीं से खड़ा होकर के देख, बैठेगा नहीं। तो ये एक सुधारात्मक दंड है कि उसको इससे ऐसा फील हो कि भाई मेरे को भाई यहाँ पर क्या किया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है, यानी कि इन सबको बैठा करके शिक्षा दी जा रही है, मेरे को वहाँ पर मुर्गा बना दिया, खड़ा कर दिया, इस तरह से। तो ये सुधारात्मक दंड है। कौन सा दोस्तों? सहपाठियों से अलग करना। विद्यालय से निष्कासन यानी कि भाई रेस्टिगेशन कर देना, बाहर बिल्कुल स्कूल से ही निकाल देना, यह सबसे कठोर दंड होता है भाई। इसका प्रयोग अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में ही किया जाता है, जब अलग सभी उपाय विफल हो जाए भाई, जब सारे उपाय विफल हो गए भाई, ये नहीं मानेगा भाई, ये तो आए दिन गुंडागिरी कर रहा है भाई स्कूल के अंदर, किसी को मारता है, किसी को पीटता है, ये नहीं मानता, इसको स्कूल से निकालो। आज के बाद इसका स्कूल में कभी किसी साल में भी इसका एडमिशन नहीं होगा यहाँ पर, ना अगली साल होगा ना आने वाले किसी साल होगा, इसको तो बाहर निकाल दो यहाँ से। ये होता है दोस्तों विद्यालय से निष्कासन। विशेषाधिकार समाप्त करना। क्या समाप्त करना? विशेषाधिकार, उसके जो भी अधिकार हैं उनको समाप्त कर देना। कर्तव्य का पालन ना करने वाले छात्रों से उनके विशेष पद जैसे मॉनिटर या समूह का नेता या छीन लिए जाते हैं। इससे उनके व्यवहार में सुधार होने की संभावना रहती है भाई, बहुत कम है लेकिन रहती है। कोई मॉनिटर है भाई, वो बहुत अपनी ज़्यादा मॉनिटरगिरी दिखा रहा है, इसको हटाओ भाई, ठीक है, अब दूसरा मॉनिटर आएगा, इससे दोस्तों उसमें कुछ सुधार आ जाए। ठीक है, कम रहती है, होने की रहती है। जुर्माना दोस्तों, जुर्माने का दंड सामान्यतः उच्च शिक्षा संस्थानों में यानी कि कॉलेज में दिया जाता है। स्कूलों में इसका प्रयोग बहुत सीमित रूप में होता है दोस्तों, जैसे अनुपस्थिति, यानी कि उसकी अटेंडेंस नहीं लगी, तो अटेंडेंस नहीं लगी तो भाई तेरे को यहाँ पर जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, दुर्व्यवहार पर, किसी के साथ मिसबिहेवियर यानी गलत तरीके से बात करने पर या किसी से, ठीक है, इससे अच्छा दंड नहीं माना जाता है, लेकिन इसको अच्छा दंड नहीं माना जाता जुर्माने वाले को। ठीक है भाई, कोई पैसा वाला है तो वो जुर्माना भी भर देगा, लेकिन फिर भी नहीं मानेगा वो, तो वो भाई जुर्माने कोई अच्छा दंड नहीं है, ये उसको अच्छा दंड दिया जाए। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं, यानी कि अपन ने यहाँ पर दोस्तों अनुशासन के लिए सकारात्मक और नकारात्मक जो दंड थे उनके बारे में देखा। ठीक है, इनको यहाँ पर जरूर पढ़ करके जाना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलें आगे दोस्तों, अनुशासनहीनता। अब पढ़ते हैं भाई इनडिसिप्लिन के बारे में। अभी तो पढ़ा था डिसिप्लिन के बारे में, अब पढ़ेंगे इनडिसिप्लिन के बारे में। इनडिसिप्लिन दोस्तों, अनुशासनहीनता का अर्थ और समस्याएं क्या है। अनुशासन के अभाव को अनुशासनहीनता कहा जाता है। अनुशासन का अभाव यानी कि वही क्या है, अनुशासनहीनता है। नियमों का पालन ना करना तथा दोस्तों सामाजिक और नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करना ही, ठीक है, जो नियम कानून है उनके अनुसार ना चलना, उनके विरुद्ध चलना, यही क्या बोला है दोस्तों, उनका उल्लंघन करना अनुशासनहीनता है। इसी कारण व्यक्ति नैतिक मूल्यों से दूर हो जाता है। यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि विश्वव्यापी समस्या है। भाई सीधी सी बात है, ये ऐसा नहीं है कि ये डिसिप्लिन हमारे देश में ही है, ये सारी चीज़ सब पूरे विश्व में है दोस्तों, कहीं ना कहीं दिक्कत है। ये आपको आजकल तो आपको पता है एक वॉर सा छिड़ा हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, कोई कभी किसी पर कब्जा कर रहा है, कोई किसी पर कब्जा करना चाह रहा है। ठीक है, तो वही यानी कि डिसिप्लिन में तो विश्वव्यापी दिक्कत है ये तो। विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र कार्य से बचते हैं दोस्तों, किससे बचते हैं, कार्य से बचते हैं, किसमें, स्कूल में और यूनिवर्सिटी में। कक्षा का वातावरण बिगाड़ते हैं, ठीक है, और छोटी छोटी बातों पर दोस्तों हड़ताल या विरोध करने लगते हैं। बिल्कुल भाई, छोटी छोटी बातों पर क्या करने लग जाते हैं, हड़ताल कर देते हैं, विरोध कर देते हैं। इससे शिक्षा संस्थाओं में दोस्तों अनुशासनहीनता लगातार बढ़ रही है, जिसका समाधान आवश्यक है। अनुशासनहीनता लगातार बढ़ रही है, जिसका समाधान जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कहता है इसके बारे में।
अनुशासनहीनता के बारे में माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कहता है कि अनुशासनहीनता के कारण विद्यालय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। उद्देश्यों की प्राप्ति यानी कि अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है भाई, जो विद्यालय है वो अपना अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते यदि वो अनुशासनहीनता से चलते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग क्या कहता है भाई, ये तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात हो रही थी। भारतीय शिक्षा आयोग क्या कहता है, बिना उचित कारण के हड़ताल कर देना या प्रदर्शन हुए हैं जिसमें हिंसा होती है, कक्षा व परीक्षा भवनों से बाहर निकालना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और अध्यापक के प्रति असभ्य व्यवहार शामिल हैं। ये भारतीय शिक्षा आयोग क्या कहता है, अनुशासनहीनता के बारे में बताता है कि ये अनुशासनहीनता के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं कि आप टीचर से असभ्य बात कर रहे हो दोस्तों, सारे जो वहाँ की संपत्ति स्कूल की या कॉलेज की उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, तोड़ रहे हो दोस्तों। ठीक है, हड़तालें कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, इसके अलावा दोस्तों हिंसा कर रहे हो, कक्षा व परीक्षा के भवनों यानी कि स्कूल की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ये क्या है, अनुशासनहीनता के लक्षण कौन बताता है, भारतीय शिक्षा आयोग बताता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अनुशासनहीनता के प्रकार, अब बात करते हैं किसकी, अभी तो पढ़े थे अपन ने अनुशासन के प्रकार, डिसिप्लिन के प्रकार, सकारात्मक अनुशासन, नकारात्मक अनुशासन। अब पढ़ रहे हैं अनुशासनहीनता यानी कि इनडिसिप्लिन के टाइप्स, अनुशासनहीनता के प्रकार। दोस्तों अनुशासनहीनता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो। पहला है व्यक्तिगत अनुशासनहीनता। कौन सी, व्यक्तिगत अनुशासनहीनता के बारे में देखें। यह क्या है दोस्तों, जब एक या अधिक छात्र, एक या एक से अधिक छात्र, ठीक है, शिक्षण संस्था के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसे व्यक्तिगत अनुशासनहीनता कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति या कोई एक स्टूडेंट या कोई एक से ज़्यादा स्टूडेंट, दो स्टूडेंट हो सकते हैं, यदि वो स्कूल के नियमों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, अनुशासनहीनता करते हैं, तो उसको कहते हैं व्यक्तिगत अनुशासनहीनता। ठीक है, यानी कि एक या दो व्यक्ति। इसके प्रमुख उदाहरण है दोस्तों, स्कूल में देर से आना। भैया ऐसे हो में, ऐसे बहुत हो में, तुम में भी तुम में से भी कोई होगा, स्कूल डेली लेट ही जाना है, जाना ही नहीं है टाइम पर, तो भाई प्रार्थना खत्म हो जाएगी तब स्कूल जाना है। सार्वजनिक स्थानों पर भद्दी बातें लिखना, ऐसे होते हैं भैया, दीवारों पर कुछ भी लिख देते हैं। पढ़ाई में ध्यान ना देना, ठीक है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है भैया, स्कूल क्लास जैसे ही टीचर की चालू हुई बाहर चले गए। ठीक है, परीक्षाओं में नकल करना, यह आदत होती है। ठीक है, समय पर फीस ना देना, डेली उनको फिर प्रार्थना में खड़ा किया जाता है, भाई खड़ा हो जा फीस दे। बिना कारण स्कूल में अनुपस्थित रहना, ठीक है, आना तो आना, नहीं तो नहीं आना स्कूल में। विद्यालय के नियमों का उल्लंघन करना, इस तरह से चलना, भाई ये किसके, ये व्यक्तिगत अनुशासनहीनता होती है। कैसी, ये होती है व्यक्तिगत अनुशासनहीनता। इसके बाद है दोस्तों सामूहिक अनुशासनहीनता, यानी कि समूह में अनुशासन का पालन ना करना। ठीक है, तो सामूहिक क्या होती है, जब बड़ी संख्या में छात्र मिलकर अनुशासन भंग करते हैं तो उसे सामूहिक अनुशासनहीनता कहते हैं। यानी कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो डिसिप्लिन से नहीं चल रहे हैं, उसको कहते हैं सामूहिक दोस्तों, एक बड़ी संख्या में। जैसे सामूहिक लड़ाई झगड़े, एक ग्रुप बन गए स्कूल के अंदर और फिर लड़ाई हो गई, तो वो सामूहिक अनुशासनहीनता। सामूहिक हड़ताल है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हड़ताल पर बैठ जाते हैं कॉलेज के, स्कूल के, तो वो सामूहिक हड़ताल। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दोस्तों, कुछ जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर हड़तालें हो जाती हैं, दंगे हो जाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के द्वारा, किसके द्वारा, तो इस राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये सामूहिक अनुशासनहीनता है। इसके बाद दोस्तों अनुशासनहीनता के कारण और उसके उपाय। अनुशासनहीनता क्यों होती है, उसके क्या कारण हैं और दोस्तों उसके क्या उपाय हैं। अब उपायों और कारणों दोनों के बारे में समझते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पर अध्यापकों में नेतृत्व का अभाव पहला है दोस्तों, यानी कि कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन इन देयर सॉल्यूशन। अध्यापकों में नेतृत्व का अभाव पहला है दोस्तों, कारण क्या है, अध्यापकों में नेतृत्व का अभाव, यानी कि एक तरह से एक जो नेतृत्वकर्ता होता है, जो मार्गदर्शक होता है, तो उस मार्गदर्शक का अभाव है, यानी कि किसमें, अध्यापक के अंदर। अध्यापक में नेतृत्व का अभाव पहला कारण है दोस्तों। अनुशासनहीनता विद्यालय की प्रमुख समस्याओं में से एक है, बिल्कुल छात्रों में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक मुख्य कारण अध्यापकों में नेतृत्व का अभाव। किसका दोस्तों, नेतृत्व का अभाव। ठीक है, पहले अध्यापकों को समाज में जो सम्मान प्राप्त था वह आज कम हो गया है। इसके प्रमुख दोस्तों कारण निम्नलिखित हैं, यानी कि पहले जो सम्मान अध्यापक को मिलता था, जो इज्जत टीचर को मिलती थी समाज में दोस्तों, ठीक है, जो बच्चों में इज्जत थी, जो समाज में इज्जत थी, वो आज नहीं है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, छात्र कई बार राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं जबकि अध्यापक इनसे दूर रहते हैं, जिससे उनका प्रभाव कम होता। बिल्कुल भाई, राजनीतिक गतिविधियों में जो स्टूडेंट्स भाग लेते हैं, कॉलेज में होता है ना, चुनाव वगैरह होते हैं, तो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, लेकिन दोस्तों टीचर जो होते हैं वो बिल्कुल दूर हट जाते हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। ठीक है, इनका प्रभाव कम होता है।
अध्यापकों की कम आय के कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा घट रही है। बिल्कुल दोस्तों, यानी कि टीचर्स के लिए दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल होते हैं तो उनमें दोस्तों क्या होता है कि उनको उनके मुताबिक जो है पैसे नहीं दिए जाते हैं, जिससे दोस्तों उनकी यहाँ पर क्या हो रही है, सामाजिक प्रतिष्ठा घट रही है कि ये तो टीचर, इसको कुछ नहीं मिलता है। छात्रों की संख्या अधिक होने से अध्यापक छात्र के व्यक्तिगत संबंध कमजोर हो गए हैं। क्या दोस्तों, छात्रों की संख्या अधिक होने से, यानी कि छात्र ज़्यादा हो गए हैं संख्या में, या जिससे दोस्तों अध्यापक छात्र के व्यक्तिगत संबंध कमजोर हो गए हैं, यानी कि प्रत्येक छात्र से अब ऐसा संबंध नहीं रहा है, ठीक है, जो पहले था। नकल की बढ़ती प्रवृत्ति से भी अध्यापकों का महत्व कम हुआ है, यानी कि दोस्तों नकल बहुत कराते हैं, यानी कि टीचर जो है नकल करा देते हैं, जिससे दोस्तों क्या होता है, अध्यापकों के प्रति उनकी जो है जो संबंध है दोस्तों स्टूडेंट के, वो कम हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि टीचर जो है भाई उन स्टूडेंट्स को तो नकल करा रहा है, हमको नहीं करा रहा। अब भाई वहाँ पर क्या हो गया, उनमें तो दोस्तों उनके लिए अच्छा हो गया, उनके लिए बुरा हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, टीचर के लिए गलत है, ठीक है, टीचर गलत कर रहा है, तो ये अध्यापक के महत्व को कम कर रहा है, यानी कि उसका नेतृत्व जो है, नेतृत्वकर्ता जो है हमारा जो मार्गदर्शक है वो क्या है, सही नहीं है, यानी कि जो टीचर है। तो ये दोस्तों कुछ बातें हैं, ठीक है, यानी कि पहला अध्यापक में नेतृत्व का अभाव। इसके बाद है दोस्तों अध्यापकों के नेतृत्व को बढ़ाने के उपाय। अध्यापकों को दोस्तों आकर्षक वेतनमान दिया जाए। अब ये क्या है दोस्तों, ये तो था कारण, पहला तो था कारण, अब दोस्तों उपाय। पहला उपाय है अध्यापकों को आकर्षक वेतनमान दिया जाए, जिससे योग्य व्यक्ति इस पेशे की ओर आकर्षित हो, यानी कि योग्य व्यक्ति जो है टीचर बनने की लाइन में आए। अध्यापकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करके उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में दोस्तों सुधार किया जाए, ठीक है, उनकी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए उनको। अध्यापकों को आराम के लिए अवकाश गृहों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसकी अवकाश